कल कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक बुलाई है। सीएम शिवराज सिंह कुछ ही देर में सीएम हाउस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक लेंगे। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान आज वर्चुअली जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों से बातचीत करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री कोरोना के बढ़ते मामलों और जिलों के हालातों की समीक्षा के बाद कुछ कड़े फैसले भी ले सकते हैं। वहीं बैठक में सभी जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्य और मंत्री भी वर्चुअली शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में भी कोविड की तीसरी लहर में संक्रमित होने वाले भाई बहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज भी 79,781 टेस्ट किए गए, उसमें 4,755 पॉजिटिव आए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 21,394 हो गई है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की थी। कोविड की तीसरी लहर से मुकाबले के लिए हमने कुछ कदम पहले तय किए। हमारी तैयारियां चाक चौबंद है, व्यवस्थाएं पूरी बनाई गई है। टीकाकरण के काम में भी हम लोग जुटे हुए हैं। लेकिन आज मुझे जरूरी लगता है कि हम कुछ जिलों की समीक्षा भी करें जहां पॉजिटिव केसेस ज्यादा आ रहे हैं। वहां की व्यवस्थाओं के संबंध में भी बातचीत करें और आगे उठाए जाने वाले कदमों पर भी चर्चा करें। मध्य प्रदेश का मॉडल है कोविड से निपटने का जन सहयोग का, जन भागीदारी का मॉडल। और पहली और दूसरी लहर में भी आपके साथ चर्चा करके ही हमने कोविड का मुकाबला किया था। और इसमें भी शासन के साथ समाज मिलकर कोविड की इस लहर से जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करे। आवश्यक सारे कदम उठाएंगे। पहले प्रेजेंटेशन होगा आज की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनके बारे में। एसीएस मोहम्मद सुलेमान प्रेजेंटेशन करेंगे। उसके बाद हम कुछ चर्चा करेंगे। स्थिति का जिलावार भी हम संक्षेप में जायजा लेंगे और उसके बाद जो आवश्यक कदम और उठाने होंगे तो मैं अंत में फिर चर्चा करूंगा। इस बैठक में हम सब लोग अंत तक जुड़े रहेंगे ताकि अंत में जो फैसले करने हैं उसकी जानकारी भी हम सब लोगों को रहे और हम सब मिलकर लें। अब प्रेजेंटेशन से हम प्रारंभ करेंगे। सर, आज का प्रेजेंटेशन थोड़ा बड़ा है सर, और बीच बीच में सर जो आप मुद्दों के जिलों से चर्चा करना चाहते हैं वो मुद्दे भी बीच बीच में कई जगह आएंगे सर। शुरुआत तो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग ले रहे हैं। जिला ब्लॉक पर इसमें मंथन हो रहा है। तो क्राइसिस मैनेजमेंट समूह से सीएम शिवराज सिंह चौहान की चर्चा इस वक्त चल रही है। कोरोना की तीसरी लहर जिस तरह से मध्य प्रदेश में बढ़ रही है उसे देखते हुए चर्चा आज सीएम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। अभी तो एक दिन में दुनिया में 34 लाख केसेस आते हैं सर। देश में भी अब तक 2,64,000 केस आज हैं। तो पिछली लहर का लगभग 60% केसेस पे हम लोग पहुंच गए हैं। हमारे यहाँ 4,755 केस हैं आज सर। हमारी पिछली लहर के मुकाबले में वो करीबन 45% 40% के आसपास हैं सर। तो केसेस हम लोग। आवाज सबको ठीक से आ रही है? तो जरा पास करें मुझे या ये कर ले।
क्लियर कट सुनाई देना चाहिए सर। आवाज नहीं आ रही है। हाँ वही मुझे लग रहा था। और पास करो ना इसको। हाँ वहां से निकालो, ऐसे डट थोड़ा सा और आ जाएगा। शिवराज सिंह जी, तो जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर में तेजी से आंकड़े मध्य प्रदेश में भी बढ़ते जा रहे हैं, उसे देखते हुए ये मंथन किया जा रहा है। आपको बता दें कि कल ही प्रधानमंत्री ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की थी। इस चर्चा में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी सम्मिलित थे और इस चर्चा के बाद आज सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक ले रहे हैं। जिला, ब्लॉक और ग्राम मैनेजमेंट समूहों से वो चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग जिलों में क्या स्थिति है, इस पर चर्चा हो रही है। इसके साथ ही किस तरह से कोरोना के आंकड़ों को रोका जाए, इसकी रोकथाम की जाए, इस पर तमाम चर्चा इस क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में हो रही है। कई मायनों में ये अहम मानी जा रही है क्योंकि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद कुछ कड़े फैसले भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ले सकते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक ले रहे हैं। होम आइसोलेशन में जो लोग रखे हैं उनको दिन में फोन किया जाए, पूछा जाए कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। उनको अगर कोई परेशानी है तो टेली कंसल्टेशन मेडिकल दृष्टिकोण से किया जाए, वो डॉक्टर से बात कर सके डिस्ट्रिक्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में फोन करके। होम आइसोलेशन में जो उनको सावधानी रखनी है उसका हमने एक मिनट जरा हम लोग बीच में थोड़ी थोड़ी चर्चा करते जाते हैं सर। जिनमें ज्यादा केस है, इंदौर बताए पहले, होम आइसोलेशन में कोविड कमांड और कंट्रोल सेंटर से रोज फोन जा रहे हैं, फीडबैक लिया जा रहा है सर। डेली जा रहे हैं सर। हमारे यहाँ लगभग 7 दिन पहले शुरू हो गया था सर कोविड कमांड सेंटर सर। इसमें टेली मेडिसिन की व्यवस्था भी है सर। कॉल्स भी जा रहे हैं, दिन में 2 बार जा रहे हैं सर। अभी लगभग 6600 एक्टिव पेशेंट्स हैं सर। उसमें से 101 ही लोग हैं जो अस्पताल में हैं या 95 करीब कोविड केयर सेक्टर में, बाकी सबको कॉल जा रहे हैं। और किट भी हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सर। होम आइसोलेशन में जितने पेशेंट्स को कर रहे हैं सर, RRTs हम लोग ने बढ़ा दी हैं सर। और उनको हम लोग जो दवाई की किट घर पे जाके देते हैं सर, वो भी हम लोग भिजवा रहे हैं सर। अच्छा, जरूरत पड़े तो एम्बुलेंस की व्यवस्था है वहाँ सर? अभी एक एम्बुलेंस रखी है सर हमारे यहाँ। हम लोग ने एम्बुलेंस भी 7-8 दिन पहले मोबिलाइज कर ली थी सर। जितने लोगों को हम लोग कोविड केयर सेंटर शिफ्ट कर रहे हैं वो एम्बुलेंसेज से ही कर रहे हैं। और इसमें अभी एक रखी है सर। जरूरत पड़ेगी तो सर हम लोग बढ़ा देंगे। पिछली बार हम लोग 4 तक बढ़ाए थे सर, और अभी तो 1 से सफिशिएंट है सर। अभी जरूरत नहीं पड़ रही है बिल्कुल वहाँ पर सर। भोपाल में नमस्कार सर, अविनाश बोल रहा हूँ सर। अभी हमारे 3967 एक्टिव केसेस में से 3852 होम आइसोलेशन में हैं। दिन इन सभी लोगों से इनके माध्यम से कमांड सेंटर से लगातार बात हो रही है सर। कमांड सेंटर से ही हम लोग इनसे सबसे पहला सवाल ये भी पूछा, आपको होम आइसोलेशन की किट प्राप्त हो गई है? ये सभी केसेस होम आइसोलेशन की किट्स भी इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो गई है सर। अच्छा, मैं किट के बारे में पूछना चाहता हूँ अविनाश। मतलब अभी पूछ रहा हूँ मैं भोपाल से, इसका मतलब सबको वो सावधानी रखना है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे ही आपको ये पता चलता है कि कोई पॉजिटिव आया तो इनको कितनी देर में पता चल जाता है? सर टेस्ट रिपोर्ट आती है हर दिन रात तक सबकी कंपाइल हो जाती है। सुबह इनके कंट्रोल सेंटर में लिस्ट आ जाती है कि कितने, सुबह इनको लिस्ट आ जाती है। जिले के पास सुबह सभी हमारे 52 डिस्ट्रिक्ट्स को लिस्ट पहुंच जाती है। जी सर। लिस्ट पहुंचने की कितनी देर बाद आप दवाई का किट भेजते हैं? सर जैसे कि आज व्यक्ति ने टेस्टिंग कराई होगी सर, लेट से आज सुबह किसी व्यक्ति ने टेस्ट कराया तो दोपहर या शाम तक उसको मैसेज और हमको मैसेज हो जाता है सर। अगले दिन सुबह से ही हमारी टीम्स लग के ये सुनिश्चित कर लेती हैं कि होम आइसोलेशन की जो किट है वो उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाए सर। इसमें सर जो टीम्स पोस्टर्स लगाने जाती हैं उनके पास भी हम लोगों ने होम आइसोलेशन की मेडिसिन किट्स रखी हुई हैं, और जो हमारी डॉक्टर्स की टीम है उनके पास भी हम लोगों ने होम आइसोलेशन की किट्स रखी हुई हैं। तो दोनों में से जो भी टीम पहले रीच करती है वो इंश्योर कर लेती है कि होम आइसोलेशन की किट अनिवार्यतः उस व्यक्ति को प्राप्त हो। आप एक बार ये बता दीजिए कि आप करते क्या क्या? जैसे ही आपके पास आया कि एक्स को पॉजिटिव है तो आप क्या करते हैं तत्काल? सर जैसे ही हमारे पास ये लिस्ट कंपाइल हो जाती है कि कौन कौन लोग पॉजिटिव आए हैं सर, हम उन लिस्ट्स को सब डिवीजन वार सेग्रीगेट करके तत्काल सभी एसडीएम्स को भिजवा देते हैं सर। हमारे सभी एसडीएम्स के अंतर्गत एक डॉक्टर्स की टीम है सर, एक नगर निगम की टीम है जो पोस्टर्स लगाने का काम करती है,
ये लिस्ट इमीडिएटली दोनों टीम्स को दे दी जाती है, जिससे दोनों टीम्स उन सभी घरों को रीच कर लें सर, पोस्टर लगाने का काम हो जाए, होम आइसोलेशन किट की वितरण का काम हो जाए और डॉक्टर की विजिट सुनिश्चित हो जाए। अविनाश साहब बेसिकली जानना चाह रहे हैं, बात समझो कि जैसे आज जो पॉजिटिव आए हैं अगले दिन उनको किट मिल जाती है कि नहीं, इस बात का कुछ अपन रखते हैं? क्योंकि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जब कॉल करेंगे तो भी ये प्रश्न आएगा कि किट मिली कि नहीं मिली है। तो जैसे आज कोई आदमी टेस्ट आया, अगले दिन उसको किट मिल जाए, इस बात की व्यवस्था है कि नहीं? सर इस बात की 100% व्यवस्था है सर। हम लोग होम आइसोलेशन से कॉलिंग में भी जब पूछते हैं तो ऐसे विरला ही कोई केस सामने आता है जिसमें वो बोले कि आज उसे किट ना मिली हो। इन मोस्ट केसेस उसी दिन मिल जाता है। मैं कहना चाहता हूं, कुछ कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हो तो करना ही है। जैसे ही आपके पास पॉजिटिव जो केसेस आते हैं उनकी लिस्ट आती है, लिस्ट के तत्काल बाद, जैसा आप अभी भोपाल जिला बता रहा था कि तत्काल जो उनकी टीम है वो मेडिकल किट लेके, पोस्टर लेके उनके घर पहुंचे, मेडिकल किट उनको दे। एक पैम्फलेट की हमने बात कही थी, वो बने क्या सब जगह, क्या करें क्या ना करें होम आइसोलेशन में? ये वही पैम्फलेट जो सामने दिख रहा है, इसी के बारे में साहब पूछ रहे हैं। सर ये पैम्फलेट भी होम आइसोलेशन किट का हिस्सा है सर, उसके साथ ही लोगों को प्राप्त होता है। ठीक है। और फोन लगातार आपका हो रहा है? सर प्रतिदिन फोन हो रहा है सर, सभी पेशेंट्स को हम लोग प्रतिदिन टच करते हैं सर। ठीक है। ग्वालियर ब्रीफली बता दे, ग्वालियर होम आइसोलेशन के बारे में, और उसके बाद जबलपुर बता दे। सर नमस्कार सर। सर हमारे यहाँ सर जो व्यवस्था है सर, हम 2 प्रकार से मॉनिटरिंग करते हैं सर। हमने सर अपने पूरे शहर को 40 इंसिडेंट कमांडर्स में बांटा हुआ है और उनके अधीन सर 10-10, 15-15 लोगों को दिया हुआ है सर। तो जैसे ही सर लैब से सर केस आते हैं तो हमारा सर एक स्मार्ट सिटी में सॉफ्टवेयर चलता है सर। तो उसमें सर वार्ड नंबर या अगर गाँव का है तो गाँव का नंबर एक लिखा होता है, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक वो सारे सर सॉफ्टवेयर से केस सर पुश कर देता है सारे इंसिडेंट कमांडर को। जैसे सर 100 केस आए, 20 लोग भी तो कहीं 4 कहीं 5, तो सबके पास सर बिखर के केस तुरंत शाम को ही पुश हो जाते हैं सर। फिर वो लोग जितने इंसिडेंट कमांडर हैं वो सर क्या करते हैं, वो एक एक आदमी के यहाँ सर उनकी टीम विजिट करती है सर। ये सब कुछ रात में कर लेते हैं, कुछ सर फिर सुबह से शुरू करते हैं। तो उन्हें दवाइयों की किट और सर पर्चा चिपकाने का काम, और अगर उसको एक हम लोग सर पर्चा देते हैं कि अगर आप बीमार हो जाओ तो इस नंबर पे हमें फोन करना, तुरंत एम्बुलेंस आ जाएगी। और उसी सॉफ्टवेयर में सर हॉस्पिटल का स्टेटस उसे दिखता रहता है सर। तो जिसमें भी असाइन करना है, अगर मान लिया हॉस्पिटल जाना है तो वो असाइन कर देते हैं सर। तो एक तो ये इंसिडेंट कमांडर करते हैं, और सर फिर ये कमांड कंट्रोल सर सुबह शाम 2 टाइम फोन करते हैं, तो उसमें भी वेरीफाई करते हैं कि आपको होम आइसोलेशन की किट मिल गई कि नहीं मिल गई। अब सर दूसरी समस्या ये आती है कि जैसे सर हमने जितने केस पुश किए, किसी का पता अगर गलत लिख गया या कोई दिक्कत है तो वो केस हमारा इंसिडेंट कमांडर सर सॉफ्टवेयर से स्मार्ट सिटी को वापस कर देता है। ये सर 11-12 बजे अगले दिन हो जाता है कि ये 5 में से 1 केस रह गया जो हम ट्रैक नहीं कर पाए। फिर सर वो जो केस है कहाँ का है, वो पुलिस और स्मार्ट सिटी की टीम मिलके सर उसको ढूंढती है कि कहाँ पे है, और फिर उसको ढूंढ के सर हम लोग, या अगर कोई सपोज सर कहीं बाहर टेस्ट करा के बाहर चला गया तो उसका सर स्टेटस हम ट्रैक करते हैं सर। और फिर जिस इंसिडेंट कमांडर का होता है कि नहीं ये तुम्हारा केस नहीं, ये इनका था, उसको अगेन पुश करके सर उसकी मॉनिटरिंग कराते हैं। तो सर हमारे यहाँ ये पूरा सर ऑटोमेशन के बेस पे सर हम लोग ये पूरा काम करते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा केस आने पे भी सर सभी को ट्रैक कर लेते हैं। कोई रेयर केस ही है सर, रेयर भी नहीं होना चाहिए सर। जैसे कोई कुछ सर ऐसे 1-2 केस आए थे जिन्होंने अपना पता भी गलत लिखा दिया, मोबाइल नंबर भी गलत लिखा दिया। तो ऐसे सर मोबाइल नंबर अगर गलत लिखा रहे कोई तो फिर प्रकरण दर्ज करें, ये ठीक नहीं। यस सर, सर यस सर, क्योंकि ये तो स्प्रेडर बनेंगे फिर। जबलपुर ऐसा सर बस रेयर में ही है कोई सर। नमस्कार सर, कमेंट निवेदन कर रहा हूँ सर हमारे यहाँ पर अभी एक्टिव केस 1587 है सर, उसमें से 1,0547 जो है होम आइसोलेशन में है सर। हमारी प्रक्रिया भी इसी प्रकार से संचालित हो रही है सर। हमने शहर को 16 इंसिडेंट कमांडर्स जोन में डिवाइड किया है, उनको जिला स्तरीय अधिकारी, पुलिस अधिकारी और सर हेल्थ टीम दी है। साथ में सभी वार्ड 89 वार्ड है सर, सभी वार्डों में हम लोगों ने एक नगर निगम का एक आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और पटवारी सर, ये इनकी एक इंडिविजुअल टीम बनाई है जो इनके इंसिडेंट कमांडर के निरीक्षण में कार्य करती है सर। जैसे ही सर 4 बजे से लेकर 6 बजे तक हमको शाम को लिस्ट प्राप्त होती है सर लैब से, तो ये सर हम लोग इनको डिवाइड कर देते हैं। एक लिस्ट कंट्रोल रूम चली जाती है सर DCCC में, और एक जो फील्ड स्तर अधिकारी हैं उनके पास चली जाती है डिवाइड होकर सर। फील्ड स्तरीय अधिकारी शाम से ही सर फिजिकली वहां पर जाकर
चस्पा कराना, जो सैनिटाइज करना, उनको दवाई देना और उनका ये देखना कि ये होम आइसोलेशन में रहने लायक है या इनको कहीं शिफ्ट कराना है, ये काम फिजिकली शुरू कर देती है। पैरेलली सर जो कंट्रोल रूम की टीम है वो फोन कॉल करना शुरू कर देती है पॉजिटिव लोगों को कि ये फिजिकली लोग आए हैं और इन लोगों को जानकारी प्राप्त हुई है कि नहीं हुई है। सर ये काम हम लोग सर दूसरे दिन सुबह 2 बजे तक कंप्लीट कर लेते हैं ताकि अगली लिस्ट जो हमें 4 बजे शाम को प्राप्त हो रही है उसके लिए हम लोग तैयार हो जाएं। हम लोग सर जो D-CCC में हमने लगभग 110 लोगों की ड्यूटी लगाई है, जो एक दिन में करीबन 1000-1500 लोग यदि भी पॉजिटिव आते हैं तो सर उन लोगों को कॉल करने की क्षमता रख सकते हैं। उनका एक्सरसाइज और उनकी प्लानिंग हम लोगों ने पूरी कर रखी है सर। ये बात सब ध्यान रखें कि ये संख्या बढ़ेगी और इसलिए होम आइसोलेशन में ज्यादा लोग रहेंगे, अस्पताल में कम जाएंगे। इसलिए ये कॉल करना, किट पहुंचाना, उनकी स्थिति पूछना, टेलीमेडिसिन की व्यवस्था करना, ये अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मैंने इस पे ये चर्चा प्रारंभ की क्योंकि इस लहर में सबसे इंपॉर्टेंट होम आइसोलेशन है। और होम आइसोलेशन में भी सावधानी कौन कौन सी, नहीं तो वहां खाना देने भी सामने जा रहे हैं, बाकी कुछ कर रहे हैं तो वो पूरा परिवार ही फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो होम आइसोलेशन में क्या क्या सावधानी रखी जानी चाहिए ये भी इसमें निर्देश में सम्मिलित है। लेकिन फोन का कॉल, जब हमारा कॉल हो तो ये भी कहें कि उनके साथ बैठो मत, भोजन कैसे देना है, बाकी व्यवस्थाएं कैसी करनी है, मास्क की व्यवस्था, ये सब आपको करनी पड़ेगी। होम आइसोलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है इस लहर में। सागर में क्या स्थिति है? नमस्कार सर, दीपक बोल रहा हूँ सर। हम लोगों ने भी सर अपने शहर को सर पूरे 7 इंसिडेंट कमांडर के क्षेत्र में बांटा हुआ है सर। और सर सागर में हम लोग दूसरा ये करते हैं सर कि रिपोर्ट हम लोग रात का इंतजार न करते हुए सर मेडिकल कॉलेज से नहीं करिए, जैसे जैसे रिपोर्ट आती जाती है सर हम लोग लगभग 3 बार सर रिपोर्ट हमें प्राप्त हो जाती है। तो उससे सर हमें फायदा ये होता है सर कि हम लोग जल्दी उसको कवर कर लेते हैं सर। जैसे पहले एक रिपोर्ट हमारे D-CCC में आती है सर और दूसरा सर फिजिकल इंसिडेंट कमांडर के पास हम लोग भेज देते हैं सर। यहाँ से फोन लगाना भी स्टार्ट करते हैं सर और सर फिजिकली जाकर के हमारे RRT भी सर उनके साथ में जाती है, जिसमें डॉक्टर भी सर होते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि उनको होम आइसोलेशन में रहना है या नहीं, और उनका सर घर उस स्थिति में है कि जिनमें घर में आइसोलेशन में रह सकते हैं। अगर सर वो दोनों चीजें पाई जाती हैं सर तो उसके बाद उनको होम आइसोलेशन रखते हैं, अदरवाइज सर उनको CCC में शिफ्ट कर देते हैं सर। और रेगुलर सर दवाइयों की व्यवस्था सर उनको टीम जाती है, पहली बार सब दवाई लेके जाती है सर, और रोजाना सर फॉलोअप भी उनका हो रहा है और फोन पर लगातार चर्चा सर 2 बार उनसे दिन में की जा रही है सर हर किसी से। उज्जैन। नमस्कार सर, आशीष बोल रहा था सर। हमारे यहाँ जो जैसे ही पॉजिटिव की सूची आती है सर वो 3-4 चरणों में आती है। जो प्राइवेट लैब्स वाले हैं सर वो सुबह से देना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जो हमारी ID की लैब है वो भी 2 पार्ट्स में देती है सर। पहले वो रूरल के दे देती है, उसके बाद वो अर्बन की देती है। तो हमने सर यहाँ शहर की जो RRTs बना रखी है वो हमारे पास 20 में है, जो रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स हैं सर। उसमें एक डॉक्टर रहता है और 2 और कर्मचारी रहते हैं सर। तो जैसे ही हमको सूची प्राप्त होती है उनके बीच में उस सूची का बंटवारा हो जाता है, वो तत्काल घर पे पहुंचते हैं। जैसा आपने बताया सर, वो पोस्टर लगाने का काम, उनको देखने का काम कि उनका घर होम आइसोलेशन के लायक है या नहीं है, उसकी स्थिति कैसी है मरीज की, और उसी के अनुरूप उसको दवाई दे दी जाती है, वरना उसको हॉस्पिटलाइज कराया जाता है सर। इसके अलावा जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का काम है वो भी साथ ही साथ वो लोग कर लेते हैं सर। हमने RRTs की संख्या इतनी रखी हुई है कि अगर किसी को 4-5 से ज्यादा एक दिन में अटेंड नहीं करना पड़ता है सर। उसके बाद में सर उसकी हम लोग जो पॉजिटिव लिस्ट बनाते हैं, अगले दिन हम सभी घरों पर बैरिकेडिंग भी अभी लगाने का काम कर रहे हैं। एक ही बैरिकेडिंग लगाते हैं, एक ही घर हम लोग वो करते हैं सर, जिससे कि एक सिंबॉलिक तरीके से ये रहे कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव व्यक्ति है तो अदरवाइज लोग अपने स्टाफ को, दूसरे लोगों को घर में एंट्री वगैरह अलाउ करते रहते हैं सर, तो उस पर थोड़ी लगाम लगती है। कभी कभी होता है सर कि फोन नंबर किसी का बंद आता है या किसी का कुछ होता है तो हम लोग पुलिस की मदद से उसको भी ढूंढने का काम करते हैं, और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है सर जो ना मिले। हम लोग लास्ट तक उसको ढूंढ के और या तो होम आइसोलेशन या फिर हॉस्पिटलाइजेशन का काम करते हैं सर। ठीक है, अब इसी पद्धति से जो बाकी जिले जहाँ ज्यादा प्रकरण हैं पॉजिटिव, उनसे चर्चा मैंने आप सबके सामने की, वो केवल उनके लिए नहीं की, बाकी भी जिलों में जहाँ कम अभी पॉजिटिव केसेस हैं उनको भी वो कर ही रहे होंगे। अभी मैं भी की बैठक ले रहे हैं। गैराजा बोल रहा हूँ सर। यहाँ भी सर केसेस अभी कम है सर। हमारा सर टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेस है ना सर 170 है, 3 हॉस्पिटल में है सर। सो कोविड केयर सेंटर है ना सर, आयुर्वेद हॉस्पिटल में ऑलरेडी हम लोगों ने 50 बेड्स का ऑलरेडी खुला हुआ है सर। JP के साथ भी लास्ट ईयर सर हम लोगों ने एक बड़ा कोविड केयर सेंटर है ना खुला था, 350 बेड्स।
कर लिया आपने? हाँ, तो ब्रीफली ही बताएं। शैडो ने किया? शैडो सर हमारे यहाँ 273 पॉजिटिव केस हैं और सभी सर होम आइसोलेशन में हैं और सबसे बात भी की जा रही है, उनके बाहर जो है पोस्टर भी लगाया है और अभी कोई ऐसी समस्या सर आई नहीं है, सभी ट्रेवल हिस्ट्री के हैं सर। नहीं, साहब पूछ रहे हैं आपने कोविड केयर सेंटर बनाया है क्या? हाँ सर, सीसीसी बनाया है सर, कोविड केयर सेंटर हमारा चालू है पर उसमें अभी एक भी भर्ती नहीं है सर। ठीक है, मुरैना में? सर नमस्कार सर, कार्तिकेय निवेदन कर रहा हूँ सर। हमारे पास सर नई बिल्डिंग एक हमारी हॉस्पिटल की बनी हुई है सर, साथ ही साथ प्रत्येक ब्लॉक में हम लोगों ने एक CCC खोला हुआ है सर। ऐसे कुल मिला के हमारे पास 350 बेड का सर आइसोलेशन की व्यवस्था है सर। ऑक्सीजन बेड की सर हमारे पास करीबन 400 बेड की व्यवस्था है सर। वर्तमान में हमारे पास कोई भी पेशेंट ना आइसोलेशन में है सर, ना कोई CCC में भर्ती है सर, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। नमस्कार सर, नीरज बोल रहा हूँ सर। सर हमारे यहाँ कुल 131 एक्टिव केसेस हैं सर, और इस वक्त सर CCCs में सर हमारे पास 344 की कैपेसिटी है सर। अभी 4 लोग सर हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी कोई सीरियस इशू नहीं है सर। बाकी सब होम आइसोलेशन में है और लगातार सर कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर से कॉल करके सर उनका हेल्थ चेकअप किया जा रहा है सर। ठीक है, आगे बढ़े। पीपीटी लगा सर। जो इसके बाद सर जिलेवार जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उसकी हमने जानकारी और पॉजिटिविटी रेट को इसमें दिखाया है सर। सर इंदौर में अब बढ़ते हुए लगभग 1300 केस पे पहुंच गया, 1291, कल से 187 केस ज्यादा हैं सर। इंदौर की आज की पॉजिटिविटी 12.33% है सर, और जो वीकली पॉजिटिविटी भी बढ़ के 9.25% हो गई। वैसे सर इनकी सेकेंड वीक की पॉजिटिविटी 24 या 25% तक पहुंची थी। और इंदौर ये एक अंदाज लगाया कि हम कहां तक पहुंचेंगे, पीक पे जाएंगे तो? सर एक हम लोगों ने पूरी वर्किंग की है सर। हम लोगों का जो कैलकुलेशन आया है सर, सीआर मॉडल से हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था, तो उसमें अगर 20% भी हम लोग रेस्ट्रिक्शंस पे चलते हैं सर, जैसे अभी की जो रेस्ट्रिक्शंस उसको मान लें कि 5 से 7% है, थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस और भी लगाते हैं। यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान क्राइसिस मैनेजमेंट समूह से इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हमारी केंद्र में हुई थी। इसी के साथ दूसरा है जो आज हमारे कई जिलाधीशों ने भी इस पर चर्चा की है, टेस्ट रिजल्ट। देश में कई जिलों में रिजल्ट आते हैं 36 से 48 घंटे बाद। इससे क्या हो रहा है कि मैं तो अभी भी घर पे रह रहा हूँ, लेकिन मैं संक्रमित हूँ और मैं अपने पूरे परिवार को संक्रमित कर देता हूँ। तो जो आपने आज अपने तरफ से सुझाव भी दिया था कि टेस्ट रिजल्ट 24 घंटे के भीतर आने चाहिए, अभी ये संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि सिस्टम पर लोड बहुत है। तो टेस्टिंग मशीन साइकिल टाइम, टेस्टिंग रिजल्ट, इस पर 24 घंटे के अंदर हम लोगों का नियम होना चाहिए कि वो अपलोड सुनिश्चित रूप से हो जाना चाहिए, चाहे प्राइवेट लैब हो या गवर्नमेंट लैब। दूसरा मेरा सुझाव है कि होम टेस्टिंग किट्स भी हम लोग सप्लाई करें, कि बहुत सारे लोग होम टेस्ट भी करवाते हैं, उससे भी सुविधा हो जाती है, जल्दी पकड़ जाता है होम टेस्टिंग किट्स के आधार पर। तीसरा कि वो आइसोलेशन वार्ड हम रखें, कि ये इतनी तेजी से फैलता है कि घर के अंदर अगर हम लोग रह जाएं तो पूरा परिवार घर संक्रमित हो जाता है। और इसमें एसिम्टोमेटिक करीब 80% लोग एसिम्टोमेटिक निकल रहे हैं, तो इसलिए टेस्टिंग बहुत महत्वपूर्ण है। ये 3-4 मेरे सुझाव जो आपके समझ। धन्यवाद आपको। एक बार पूरा प्रेजेंटेशन हो जाए तो बाकी मित्रों के भी जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर कुछ पूछताछ भी मैं करूंगा। अभी वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है उस पर भी मुझे जानकारी लेनी है और थोड़ा देर तक हमको बैठना पड़ेगा, इसलिए प्रेजेंटेशन पहले पूरा कर लें, फिर बाकी मित्र भी कुछ और चर्चा करेंगे। हमारे विधायक साथीगण, सांसद साथीगण भी जुड़े हुए हैं और फिर बाकी मुद्दों पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। प्रेजेंटेशन पूरा कर लें। सर ये वैक्सीनेशन का स्टेटस है सर, हमने मध्य प्रदेश में 96.6% को फर्स्ट डोज लगाया है सर,
92.3% को 7 डोज लगाया। 18 प्लस की बात है सर। जो 15 to 17 वर्ग होता है सर, उसमें अगर हम 15 to 18 काउंट करें तो जरूर 76 दिखता है, लेकिन सर 15 to 17 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान रहा है सर, तो उसमें 57.6। नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मान रहा है उसमें भी कई राज्यों ने बहुत बेहतर किया। जी सर, तो मैं जिलावार देखूंगा और जिलों को बताना पड़ेगा कि उनका कम वैक्सीनेशन हुआ तो क्यों हुआ सर। 57.6% को वो वैक्सीनेशन हुआ है सर, और प्रिकॉशन डोज हमारी अभी लगनी शुरू हुई है सर। तो इसमें सर जो जिले हैं जिनमें अगली स्लाइड में जिसने लगभग सभी चीजों में अच्छा काम किया है सर, 3 कैटेगरीज में हमने दिखाई हुई है। फर्स्ट डोज 18 प्लस का सर, सेकंड डोज 18 प्लस का, प्रथम डोज 15 to 17 का, और प्रिकॉशन डोज जिन लोग को लगा है। तो जैसे भोपाल में सर फर्स्ट डोज 108.3% को लगा। ऑब्वियसली कुछ बाहर के लोग भी भोपाल में आते हैं, उनको यहाँ डोज लगा। सेकंड डोज में 98.2% को लगा सर, और 15 से 17 की फर्स्ट डोज 67.7% को भोपाल में लगी है। इसी तरह से आगर मालवा, इंदौर, उमरिया, छिंदवाड़ा, दतिया, ये बालाघाट, बुरहानपुर, मंदसौर, अशोकनगर, इन सब जिलों में कंपैरेटिवली फर्स्ट और सेकंड डोज में तो बहुत ही अच्छा काम हुआ है सर। 15 से 17 वाले में भी रीजनेबली लोगों ने अच्छा काम किया। हालांकि निर्देश ये थे सर कि अपने को 15 तारीख तक पूरा करना है 15 से 17 वाला, तो अब अपने पास आज का और कल का ही दिन है और काफी इसमें गैप अभी भी है सर। लेकिन जो अगली स्लाइड में जिले हैं, 1 मिनट पहले तो मैं यहीं से बात करूंगा कि जिन जिलों को हम अच्छा मान रहे हैं सर, उनमें भी अगर आप 15 से 17 वाले एज ग्रुप को देखें तो भोपाल 67 पे अटका हुआ है, जो हाईएस्ट है सर, हाईएस्ट है। आगर मालवा 61 पे है, इंदौर 63 पे है, उमरिया 62 पे है, छिंदवाड़ा 54 पे अटका हुआ है, दतिया 60 पे अटका हुआ है। तो ये नहीं चल सकता किसी भी कीमत पे। हमने बाकी दोनों डोज में बहुत अच्छा काम किया, और दोनों डोज में भी जो एकदम पीछे वो जिले भी आज मैं देखूंगा। देखिए, वैक्सीनेशन ही सुरक्षा है, और मैंने पहले ही कह दिया था कि वैक्सीनेशन के मामले में कोई भी लापरवाही में बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब कुछ बात के दिखाएं मुझे, वहीं से नीचे से शुरू करते हैं सर। ये जिले हैं सर, जैसे सर 18 फर्स्ट डोज इनको 18 प्लस में, ये जिले हैं जो नीचे हैं सबसे सर, जिसके मध्य प्रदेश का एवरेज यहाँ 96.6 है। सबसे नीचे कौन है? सीधी में 87% को लगा है सर। सीधी। नमस्कार सर। ये क्या है भैया, 87 पे क्यों अटक गया सर? हमारे यहाँ इतनी बार कहने के बावजूद भी हम 87 पे अटके हुए हैं। सर मेरा निवेदन ये है सर कि हमारे यहाँ जो लगभग सर 90,000 के आसपास लोग ऐसे हैं जो कि शहर यहाँ पर सीधी जिले में निवास नहीं करते सर। हम लोगों ने 2 बार पूरा कंप्लीट सर्वे कराया है सर, और इतनी संख्या के लोग सीधी में नहीं होने के कारण हमारी संख्या सर कम दिखती है, क्योंकि हमारा टारगेट 8। अब ये देखिए भाई, ये तो हर एक दे देगा कि हमारे लोग बाहर चले गए। या तो घर घर सर्वे करके दस्तक दे के पता करें सर कि बाहर है तो वहां से लिखवा के लाएं कि बाहर है। ये जनरल मैं नहीं मानूंगा कि हमारे लोग बाहर चले गए। मुझे क्या पता आप सही कह रहे हो गलत कह रहे हो। सर अनुरोध ये है सर कि 2 बार घर घर में सर्वे कराया है सर मैंने, इसलिए क्योंकि एसीएस सर ने भी बार इस चीज को मेरे को आगाह किया था कि आपका ये कम हो रहा है, इसको 100% इंश्योर करिए। तो इसीलिए सर मैंने 2 बार इसमें सर्वे कराया सर। हमारे यहाँ पूरे स्टाफ को लगा के, जो ANM, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और जो ग्राम रोजगार सहायक हैं सर, सभी की टीम बनाकर एक सूची के आधार पे कि आपने सर मैं एक सेकंड सर, मैं आज वो हालांकि अगली स्लाइड में हालांकि मैं डेटा आपको रखा कि वोटर लिस्ट से क्या बनता है सर। इनका वोटर लिस्ट से भी मैच नहीं होता। वोटर लिस्ट में इनका 76% आता है सर। तो या तो इनकी वोटर लिस्ट भी खराब है सर, या फिर कुछ बात है सर। मतलब वोटर लिस्ट में इससे भी कम आ रहा है, 76% आ रहा है सर। नहीं, ये संतोषजनक नहीं है भाई। इसका तरीका बताओ, ACS बताए सर। एक्चुअली इनके आसपास हमको भारत सरकार में भी 100% करके देना है टीकाकरण। मैं क्यों पीछे रहूं? और जब सबसे बड़ी सुरक्षित टीका है, और आज तो टीके के लिए कोई रिजर्वेशन भी नहीं, अब किसी के मन में लोग लगवा रहे हैं टीका। तो सीधी के आसपास के सभी जिलों ने, जैसे सिंगरौली ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनका जो आउटरीच प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने मोबाइल टीम लगा के वैक्सीनेशन कराया और खेतों तक जाके वैक्सीनेशन कराया, उसके बाद उनके सबकी प्रोग्रेस आई। जो आउटरीच है, अगर लोग खुद नहीं आ रहे हैं तो हमको घरों में जाके टीका लगाना था। हर घर दस्तक अभियान एक चलाया गया था, फिर साथ में मोबाइल यूनिट लगाई थी कि वो आदमियों को ढूंढ के करे
और एक एक गांव में जाके एक एक परिवार को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करे। ये बात समझ में आती कि 2-1% छूट जाता तो भी चल जाता, लेकिन आपका 13% का गैप है और वोटर लिस्ट से तो 24% का गैप है, तो कुछ तो आपके डेटा में इशू है या एफर्ट में कुछ कमी है। सर इसको एक बार फिर से दोबारा एक एक व्यक्ति का सर मैं मॉनिटरिंग करा लेता हूं अगले एक वीक में सर, दोबारा से कराकर फिर एग्जैक्ट रिपोर्ट सर दोबारा देता हूं सर। ये दूसरा 82.4 क्यों रह गया फिर फर्स्ट 87 हुआ तो इस आंकड़े के हिसाब से? सर अगर जितने लोगों को ड्यू हुआ है उन्हें देखें तो सर हमारा करीब 95% लोगों को सेकंड ड्यू जिनको ड्यू हुआ था फर्स्ट डोज के बाद सर हमने लगवा दी है। अब ये ड्यू शेष नहीं रहना चाहिए, जिनका समय पूरा हो गया फर्स्ट डोज का 28 दिन या जो भी है, 28 दिन ही है ना, कोवैक्सीन का 28 दिन है और कोविशील्ड का 3 महीने। हाँ तो वो देख के दोनों का। और दूसरा इनका 15 से 17 18 साल वाला क्या स्थिति है सर? सीधी डेटा निकाल यहाँ सर 77,951 का टारगेट था सर, उसके अगेंस्ट हमने 53,704 लोगों को लगा दिया जो कि सर 68.8% है। और हमने जो सर सर्वे कराया था अपना, जो ये टारगेट सर हमें शासन से मिला था, लेकिन जो हमने सर्वे कराया था उसके हिसाब से हमारे यहाँ सर करीब 65,000 ही बच्चे हैं सर, जो कि स्कूल्स में या स्कूल के बाहर भी कुछ हैं, उनको भी हमने सर्वे में लिया था सर। उस हिसाब से देखेंगे तो हमारा 82% कवरेज हो गया है सर। एक्चुअली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ ये ना, ये एक्चुअली आप इस तरह से देखिए, ये डेटा जो है, जो टारगेट है, ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने पॉपुलेशन के प्रोजेक्शंस के बेसिस पे बनाए हुए हैं। वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने बनाए हुए हैं तो उन्होंने उस पर बहुत मेहनत करके बनाए हैं। एक बात चलो फिर भी मैंने कुछ जिलों ने कहा कि हमारे वोटर लिस्ट में ही कम है, उससे भी हम लोग बार बार आप उस पर मत जाइए। वो नंबर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने कैलकुलेशन करके सारे आंकड़ों का एनालिसिस करके ही दिए हुए हैं, उसको चुनौती देने का फायदा नहीं है। आप अपने एफर्ट बढ़ाओगे तो वहां तक पहुंच जाओगे। कई जिलों में मैंने देखा शुरू में कहते थे कि आंकड़े ज्यादा हैं, हमारे टारगेट ज्यादा हैं, फिर उससे ऊपर निकल जाते थे। तो ये दोनों इस देखिए ये बहुत आसान है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी या नेचर है कि हम कोई ना कोई कारण बता दें। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आपको घर घर दस्तक देनी पड़ेगी, एक एक व्यक्ति को टच करना पड़ेगा। सांसद जी वहां बैठे हैं, पूरी जनप्रतिनिधि पार्टी के लोग, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, पंचायत के आप सक्रिय करो ना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप। पंचायत में लोग यहाँ से भेजने से काम नहीं चलेगा, पंचायत में टीम निकले लोगों की। आपके पंचायत में सक्रिय है कि नहीं क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप? बनाए कि नहीं बनाया आपने? जी हाँ सर, सक्रिय हैं सर। तो सक्रिय तो उनको निकालो घर घर और उनसे रिपोर्ट लो कोई बचा कि नहीं बचा। सर ये क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का चाहिए मुझे रिपोर्ट पूरी। जी सर। सीधी के बाद कौन सा जिला? सर भिंड का भी सर फर्स्ट। भिंड वाले भी यही कहते रहते हैं कि है ही नहीं जिस कलेक्टर भिंड। सर भिंड में माइग्रेशन डेटा है सर। बाकी सर यहाँ जो हमने आंगनवाड़ी स्तर पर भी लगा दिए हैं सर, गली गली में भी लगाए हैं सर। हमने हर स्तर पर हमने प्रयास कर लिए हैं सर। यहाँ जनप्रतिनिधि से भी हमने लगातार संवाद रखे हैं सर। सर जितना हो गया था सर वो हमने पूरा कर लिया सर। कोई ऐसे वंचित नहीं है सर, कोई हमारा जो गांव में या हमारा जो इसमें सर। मैं कैसे मान लूं तो बड़ा सर, मैं क्या मानूं? तो सतीश आपकी वोटर लिस्ट मेरा संतोष हो कि मैं मानूं और भारत सरकार माने, उसके लिए क्या करेंगे आप? सर इनका भी वोटर लिस्ट के हिसाब से 90% हुआ है सर। कुछ सर्विस वोटर्स भी है सर, मैंने रेज किया सर। अराउंड 13,000 सर्विस वोटर्स, उनका फैमिलीज बाहर है सर। प्लस दूसरा भी है सर, बाहर आए तो मुझे वेरीफाइड चाहिए वो फैमिलीज। कितने लोग गुजरात में गए, कितने लोग और कहीं गए, दिल्ली में है, मुंबई में, वो चाहिए मुझे। राइट सर। और ये 15 से 18 वाला कितना हुआ है? 89,000 अभी हुए हैं लेटेस्ट। कितना करना था? 1,22,000 का है सर। सर 71,000 के 15 से 17 अगर लेंगे तो 71,601, 58%। ये भी बहुत कम है अभी सर। उसमें हम अभी भी लगातार प्रयासरत हैं। हमने तय किया था 15 तारीख तक हम पूरा करेंगे, आज 14 तारीख हो गई। सर वही इशू था सर, जैसे रेज कर रहे हैं सर। हमने प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल बच्चे हैं और सारे कर लिया था सर। उसमें 90,000 के आसपास ही आ रहा था सर। तो इसलिए बच्चे ऐसे होंगे तो स्कूलों में नहीं है।
सर आउट ऑफ स्कूल भी हम रीच कर रहे हैं सर, हम ये सभी ईट बट्टू में उसको भी लिस्टिंग करके सर 7,500 बच्चे था सर, सभी को हम लगा रहे हैं सर। तो वो उसके बाद भी है सर 1,22,000 है सर, क्योंकि प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन के आधार पर हुआ है सर, वो यहाँ संभव नहीं हो पा रहे हैं सर 1,22,000 के हिसाब से सर। ये आंकड़े कैसे आए? चीफ रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़े हैं सर, रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़े हैं 48। वो ऐसे कैसे अंदाज लगा लिया कितने बच्चे हैं? सर उनके पास सेंसस के डेटा को उन्होंने ग्रोथ रेट पे प्रोजेक्टेड किए हुए हैं सर। तो थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, थोड़ा इतना नहीं है सर, ज्यादा नहीं होगा उसमें। सर हम भी 1 लाख तक पहुंच जाएंगे सर, नदर 10,000 हम कर लेंगे नेक्स्ट 2 days में, बट 1,22,000 थोड़ा सा अनअचीवेबल लग रहा है सर। 17 को कलेक्टर, 16 के बजाय कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस 17 को है, 17 को मैं हिसाब दूंगा पूरा सर। मंडला में जरूर सर मैं कहना चाहता हूँ, वो कलेक्टर बताएंगे। वैसे तो इनके सजग रहना है, सतर्क रहना है। केस तेजी से बढ़ने की संभावना भी है, और इसलिए एक बार पूरी व्यवस्थाओं पर नजर हमने डाली है। लेकिन दूसरी तरफ एक तथ्य पूरी दुनिया की तरफ से आया है कि इस लहर में जो संक्रमित होते हैं उसकी गंभीरता कम है, सीरियसनेस कम है, और इसलिए अस्पताल में भर्ती होने वाले प्रकरण अभी लगभग 3% से थोड़े ज्यादा है। पिछली लहर में आपको ध्यान होगा लगभग 40% तक हमको भर्ती करने पड़ते थे, और ये जो वेरिएंट है उसका असर गले तक ही है, लंग्स में उतना प्रवेश नहीं कर रहा। लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि हम सजग ना रहें। पूरी सजगता से इस लहर का मुकाबला करते हुए कोविड की महामारी से हमको जीतना ही हमारा संकल्प है। आज आपके साथ साथ ब्लॉक की और पंचायतों की भी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जुड़ी है। मैं आप सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए 5-6 चीजों पर ध्यान देने की अपील करता हूं। पहली चीज टेस्ट। अभी हम 80,000 के आसपास टेस्ट कर रहे हैं। चूंकि जब लक्षण नहीं होते तो स्प्रेडर के रूप में अगर टेस्ट नहीं करवाते तो व्यक्ति घूमता है तो बाकी को भी संक्रमित कर देता है। इसलिए जिलों को जो टेस्ट के लक्ष्य दिए हैं वो लक्ष्य पूरे होने चाहिए। टेस्ट पूरे जिले से होना चाहिए, नहीं कोई शहर से कर लिया गांव में आ गए पता ही नहीं चला, ये नहीं होना चाहिए। और इसमें मैं आदरणीय जनप्रतिनिधिगणों से, प्रभारी मंत्रियों से सबसे आग्रह करूंगा कि वो रोज अपने क्षेत्र में टेस्टिंग पर भी ध्यान दें। मेरी गांव की पंचायत स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से अपील है कि वो जरा भी अगर सर्दी जुकाम है तो अपने गांव में जिनको है उनका टेस्ट जरूर करने की प्रेरणा दें, टेस्ट करवाएं। सैंपल देने में कोई मना ना करे तो सैंपल जरूर दें ताकि टेस्ट हो सके। दूसरी मेरी सारी पंचायत स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से अपील है कि टीकाकरण से कोई ना छूटे। 15 से 17 वर्ष के नौजवान, स्कूल वालों का अधिकतम टीकाकरण हो गया, कुछ लोग स्कूल नहीं जाते, 50% उपस्थिति अभी रहती है, तो उनका भी टीकाकरण आप सुनिश्चित कर सकते हैं, अकेले कलेक्टर के बस का नहीं है। गांव में आप ढूंढ लो कौन कौन बचे। मेरी सबसे अपील है कि गांव को केंद्रित करके करें। गांव की एक टीम निकले, 2-2 स्वास्थ्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं, हमारे पंचायत सचिव हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, पूर्व सरपंच हैं, सारे अमले को लगा के घर घर भेजते हैं। हम घर घर दस्तक ढूंढ के 100% टीकाकरण करवा दें, क्योंकि कोविड से बचने का मूल मंत्र यही है
और सारे जिले फीवर क्लिनिक जहां टेस्ट होना उनकी संख्या बढ़ा दें। पर्याप्त मात्रा में फीवर क्लिनिक होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग ध्यान दे, उसमें कोई दिक्कत ना आए किसी को, ताकि हम समय पर टेस्ट और टेस्ट का की जो रिपोर्ट है वो आ जाए 24 आवर्स में, ताकि स्प्रेडर के रूप में ना घूमे। और पंचायत स्तरीय जो हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, अगर जरा भी लगता है तो उनको होम आइसोलेशन भी शहर में और गांव में उनको देखना पड़ेगा ज्यादातर। तो टेस्ट के बाद पॉजिटिव आए तो होम आइसोलेशन, और होम आइसोलेशन में किट पहुंच जाए। किट मतलब दवाई। आपने देखा होगा सेकंड लहर में अपन दवाई पहुंचा पाने में सफल हुए थे, तो उसके बाद गंभीर नहीं हो रहे थे लोग, कंट्रोल होना शुरू हो गया था। इसलिए टेस्ट की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो उनके पास तत्काल मेडिकल किट पहुंचे, ताकि दवाइयों का सेवन वो शुरू कर दें और इन्फेक्शन बढ़ ना पाए। किट में वो पैम्फलेट भी क्या करें क्या ना करें। तो गांव में पंचायत और शहर में वार्ड, क्योंकि विकेंद्रित व्यवस्था करनी पड़ेगी। कोई कलेक्टर बैठ के या प्रभारी मंत्री बैठ के नहीं कर पाएंगे। तो ये काम पंचायत और वार्ड की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का है कि वो किट पहुंच रहा है कि नहीं उसकी व्यवस्था भी देख ले। क्योंकि देखिए, आपके सहयोग से ही हम जीत पाएंगे। तो कृपया करके आप तत्काल किट पहुंचा दें। अगर जरा भी ऐसा लगता है कि कहीं घर के बजाय थोड़े लक्षण ज्यादा है, तो कोविड केयर सेंटर एक कम से कम चालू हो गया है हर जिले में। इस कोविड केयर सेंटर में या अस्पताल में भर्ती करें। फिर प्रभारी मंत्री जी कलेक्टर से कह रहा हूं कि भर्ती के लिए गाड़ी तैयार रहे, कहीं जरूरत पड़े तो एम्बुलेंस, ताकि हम समय पे अस्पताल पहुंचा सकें। संख्या बढ़ेगी तो भर्ती होने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। आप ये मान लो, माने 3% भी अगर रहता है, 4% भी, तो हर दिन अगर ये संख्या बढ़ रही है 5004, आज 4700 बढ़ गए, तो उसके ही 3-4% देख लो ना, उतने तो भर्ती होंगे। तो वो भर्ती कराने की व्यवस्था हमको चाहिए। जो हमारी ब्लॉक स्तरीय कोविड क्राइसिस कमेटीज है, उनको भी ब्लॉक चिकित्सा अधिकारियों के साथ समन्वय करके ब्लॉक में टेस्टिंग बढ़वाना है। विधायक साथी इसको विशेष रूप से देखें उनके क्षेत्र में। आपका तो एक कंट्रोल रूम आप बना लेना, 24/7 कोई ना कोई बात करता रहे। यह सेवा का समय है जनता की। तो विधायक साथी अगर ये बना के जानकारी लेते रहेंगे और व्यवस्था ठीक चल रही नहीं चल रही इसको भी देखते रहेंगे और ठीक बनवाने में सहयोग करते रहेंगे, तो हमें बहुत लाभ होगा सचमुच में। और जहां हमको लगे ब्लॉक में कोविड केयर सेंटर की जरूरत है, तो कई जगह कोविड केयर सेंटर चालू हो गए। वहां विधायक मित्र सजेस्ट करें कि एक कोविड केयर सेंटर चाहिए, जिले के साथ कोऑर्डिनेट करके, यहां से कोऑर्डिनेट करके हम एक कोविड केयर सेंटर तैयार रखें। उसका फायदा ये होगा कि अनावश्यक रूप से जिन पेशेंट्स को अस्पताल नहीं जाना, तो अस्पताल में बाकी बीमारियों का इलाज चलता रहेगा। जरूरत पड़ेगी तो अस्पताल भेजनी है, अपने अस्पताल तैयार है। तो ये हमारी ब्लॉक स्तरीय कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी करें। अब हमारे जिला स्तरीय कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, जिसमें हमारे प्रभारी मंत्री भी है, जिसमें हमारे सांसद जी है, जिसमें हमारे विधायक जी है, जिसमें कलेक्टर्स हैं, CMHO, बाकी सारे अधिकारी हैं, SP भी उसका पार्ट है। अब उनका काम बहुत महत्वपूर्ण है। एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन सुनिश्चित कराना। आज कुछ चीजें और आपके जो सुझाव है उसके आधार पर अभी मैं तय करूंगा, अंत में बताऊंगा। लेकिन जनता के सहयोग से अब यह जरूरी हो गया है कि सब मास्क लगा के रखें। पंचायत की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ध्यान रखे, ब्लॉक की रखे, विशेष करके जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी अपील करे, प्रेरणा दे, वीडियो अपलोड करे। विधायक ये चिंता करें कि मेरे
विधानसभा क्षेत्र में मैक्सिमम लगभग सभी लोग घर से निकले तो मास्क लगा के रखें। अब भीड़ भाड़ इकट्ठी करने के दिन अभी नहीं है और इसलिए अब भीड़ इकट्ठी ना हो ये भी जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी तय करेगी। टेस्ट होते रहें, रोज लक्ष्य पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जिले की देखे। और कमिश्नर्स को मैं निर्देश दे रहा हूं 24 घंटे में टेस्टिंग की रिपोर्ट आनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज की जो हमारी लैब है उसकी निगरानी करें। जिला स्तरीय कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज को जिले का कोविड केयर सेंटर ठीक चले वो व्यवस्था देखना है। देख रहे हैं आप में से कई मित्र अस्पताल की, जिला अस्पताल की और जहां मेडिकल कॉलेज है वहां मेडिकल कॉलेज के अस्पताल की सारी व्यवस्था चाक चौबंद रहे। हमारे पास पर्याप्त बिस्तर है, आईसीयू बेड है, ऑक्सीजन बेड है, सामान्य बिस्तर है। तो कोविड केयर सेंटर चेक कर लीजिए, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड चेक कर लीजिए, सामान्य बिस्तर देख लीजिए, कोई दिक्कत ना हो आप ऑक्सीजन प्लांट फिर चला के देख लीजिए। पीएसए प्लांट अपने बहुत लग गए हैं, एलएमओ के टैंकर्स भी हमारे आ गए, वेंटिलेटर, कंसंट्रेटर, ये जितने उपकरण है अपने सब तैयार रहे। एक बार भैया सब देख लें। मैं डराने के लिए नहीं कर रहा, अपनी व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए। 5% भी आए, 4% भी आए तो उतने लोग तो भर्ती होंगे, तो भर्ती वालों को पूरी व्यवस्था बढ़िया मिल जाए ताकि कोई भी हड़बड़ी ना हो। एम्बुलेंस की व्यवस्था ताकि किसी पेशेंट को अगर शिफ्ट करना हो तो गाड़ी की दिक्कत ना हो। मैं आपको आश्वस्त करता हूं संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता अपनी जनता की जिंदगी बचाना और संकट के समय उसके साथ खड़ा रहना, ये अपनी प्रायोरिटी है। कुछ दिन केस बढ़ेंगे, तेजी से घबराने की जरूरत नहीं, मुकाबला करना है बस, उसमें से निकाल के ले जाना है। तो मुझे लगता है ये अगर हमने सबने मिलकर जैसे पहले किया था अब कर लिया तो कोई चिंता की बात नहीं है, हम लोग निपट लेंगे। कुछ चीजें और है, रेलवे स्टेशन जहां है वहां रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, टेस्टिंग की व्यवस्था भैया सुनिश्चित कर लो, नहीं बाहर वाले आके फैला देते, वहीं पता चल जाए तो उसके हिसाब से उनकी व्यवस्था हो जाए। फीवर क्लिनिक भी जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी देख ले जरा, जहां टेस्ट होना है, रिपोर्ट होना है, वहां ये भी वो देख लें कि फीवर क्लिनिक पे जांच, औषधियां, दवाइयां, अस्पताल में भी दवाइयों के भंडार चेक कर लो आप। सांसद जी भी चेक करें, विधायक जी भी चेक करें, आंखों से देखो आप। तो इसका मतलब मैं अविश्वास नहीं कर रहा, मेरा व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। हमारे कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, स्वास्थ्य विभाग के या मेडिकल एजुकेशन विभाग के लोग भी सब लगे हुए, लेकिन एक बार देख लेना चाहिए, टीम के रूप में ही देखें कोई, तो टीम के रूप में आप ये सब चीजें देख लें। जो होम आइसोलेशन है उनकी व्यवस्था चेक कर लें। आप भी 10-20 फोन रोज करो होम आइसोलेशन वालों को, किट मिला कि नहीं मिला, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो क्रॉस चेक भी हो जाएगा और आपकी बात भी हो जाएगी। अब स्वास्थ्य मंत्री है, हमारे मेडिकल एजुकेशन मंत्री जी भी पॉजिटिव हो गए, विश्वास जी, लेकिन वो जल्दी स्वस्थ हो जब बैठे बैठे। हमारे कुछ मंत्री संक्रमित हैं, लेकिन बैठे बैठे फोन पर बात कर सकते हैं। तो होम आइसोलेशन के पेशेंट से सब बात करें, मंत्री भी करें, विधायक भी करें, सांसद भी करें, 5-5, 10-10 लोगों से बात करके क्रॉस चेक कर लिया अपन ने। कोशिश हम ये करें कि होम आइसोलेशन में लोग ठीक होता है कि अस्पताल का बोझ ना बढ़े, और उसके बाद कोविड केयर सेंटर, फिर अस्पताल। मित्रों, जिले के कोविड कमांड और कंट्रोल सेंटर्स को देख लीजिए, वहीं से सब चीजें कमांड होनी है। तो आप तो रोज 15 मिनट कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर में जाके बैठ जाओ जो जिला मुख्यालय पे है,
जिला मुख्यालय के विधायक जी, सांसद जी, प्रभारी मंत्री जब जाएं तो चेक करके, क्योंकि वहीं से हम सब चीजें कंट्रोल करते हैं। होम आइसोलेशन वालों की व्यवस्था हो, टेली कंसल्टेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डॉक्टर पूछे, उसकी निगरानी, जरूरत पड़े तो डीसीएचसी, डीसीएच में रेफर करने की व्यवस्था, इसको आप देख लीजिए। रोज आपके पास जानकारी रहनी चाहिए कि जिलों में आइसोलेशन, ऑक्सीजन और आईसीयू एचडीयू बेड कितने हैं और बच्चों के बेड कितने रिक्त है रोज, और ये अपलोड हो, जनता की जानकारी में रहे कि इतने बिस्तर है, इतने खाली है। ये व्यवस्था मिलके वहां बना लें। फिर जिलों को मैं कह रहा हूं, कलेक्टर्स विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, भारत शासन के पोर्टल पर S3, जो पोर्टल S3 है उस पर सभी जानकारी चाहिए, समय सीमा में हर रोज अपडेट करें उसको। फिर निजी चिकित्सालयों की बात पहले हो गई थी। कोविड, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के अंतर्गत इनको अनुबंधित करके रखना है और अनुबंधित करके और रेट कैपिंग भी कर ले, कोई लूटा लाटी ना करे जनता से। अगर जाता है तो ठीक ठाक रेट पर उपचार होना चाहिए, जो हमने पैकेज तय किया है। आखिर जनता की सुविधा के लिए पैसे हम देंगे, लेकिन जो पैकेज है उससे ज्यादा पैसे ना ले। भाई ये भी देख लें कि नहीं तो भर्ती कर लिया और ऑक्सीजन ही नहीं, और बाद में फिर ट्वीट करें कि आधा घंटा की बची, 1 घंटा की बची। वो अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उनके पास ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए, डॉक्टर चाहिए, साफ सफाई सुरक्षा की व्यवस्था चाहिए। तो ये प्राइवेट अस्पताल जिनको अनुबंधित किया वो भी देख लिए जाए। ऑक्सीजन सिलेंडर भरे रहें, LMO भरे रहें, तो इसकी चिंता कर लें। दवाई 1 महीने की चाहिए, 1 महीने का स्टॉक देख लें, कम से कम 1 महीने का स्टॉक, इंजेक्शन से लेकर बाकी दवाइयां तक, ताकि हम जरूरत पड़े तो कोई दिक्कत ना आने दें किसी को। मित्रों, अगर हमने ये चीजें कर ली, टेस्ट, उसके बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, पॉजिटिव आए तो होम आइसोलेशन किट का वितरण, एम्बुलेंस, जरूरत पड़े तो कोविड केयर सेंटर में भर्ती, अस्पताल में भर्ती, ऑक्सीजन की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था और टीकाकरण और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, तो मुझे लगता है कि हम तीसरी लहर से अपनी जनता को सुरक्षित निकाल के ले जाएंगे। वर्तमान जो परिस्थितियां उनको देखते हुए, एक तो हम आज कल से ये तय कर रहे हैं कि कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक के सभी स्कूल, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, 31 जनवरी तक अभी बंद रहेंगे। इन परिस्थितियों में 50% क्षमता पे हम स्कूल चला रहे थे, लेकिन इस समय जो सुझाव आए हैं और लगता है कि ये उपयुक्त होगा कि अभी हम फिलहाल 31 जनवरी तक बंद करें, फिर परिस्थितियां हम देखेंगे, उन परिस्थितियों के हिसाब से फिर आगे हम फैसला करेंगे। तो कल 15 जनवरी से 31 जनवरी तक हमारे स्कूल बंद रहेंगे और इसी प्रकार सभी प्रकार के मेले, चाहे वो वाणिज्यिक मेले हो या धार्मिक मेले हो, मैं स्नान बंद करने की बात नहीं कर रहा। मकर संक्रांति का पर्व में स्नान करने जा रहे हैं, धार्मिक स्थल अभी खुले रहेंगे, लेकिन मेले नहीं लगेंगे, चाहे वाणिज्यिक हो चाहे धार्मिक हो। इसका पालन कल से सुनिश्चित हो जाए। कोई भी जुलूस और रैली, राजनीतिक या सामाजिक सभा, वो भी प्रतिबंधित रहेगी। हाल के अंदर कार्यक्रम किए जा सकते हैं, लेकिन
जो हाल की क्षमता है उसका 50% ही उपस्थिति रहे। समस्त राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, मनोरंजन इत्यादि कार्यक्रम अगर खुले में होते हैं तो 250 अधिकतम संख्या रहेगी, इससे ज्यादा की संख्या के नहीं होंगे। जो विवाह में हमने संख्या रखी है भाई, लेकिन बड़ी रैली, बड़ी सभा, बड़े आयोजन वो अभी प्रतिबंधित किए जाते हैं। सभी प्रकार की खेल गतिविधियां स्टेडियम की 50% क्षमता के हिसाब से बिना दर्शकों की भीड़ नहीं चाहिए, लेकिन स्टेडियम की क्षमता की 50% केवल खिलाड़ी रहे वो की जा सकेंगी। प्री बोर्ड की परीक्षाएं 20 जनवरी से लिया जाना निश्चित किया गया था, तो इन परीक्षाओं को भी टेक होम एग्जाम के रूप में किया जाएगा और इसलिए उस हिसाब से स्कूलों में व्यवस्था बना ली जाए। अभी फिलहाल मुझे लगता है कि जो आपके चर्चा में से भी सुझाव आए और परिस्थितियों को देखते हुए भी हमको जो लगा कि कुछ फैसले जरूरी है वो फैसले किए हैं। हमारी कोशिश है कि आर्थिक गतिविधियां बंद ना हो। नाइट कर्फ्यू हमारा लागू रहेगा। पहले जो प्रतिबंध हमने लगाए, नाइट कर्फ्यू के साथ शादी विवाह होते हैं तो 250 की संख्या तय है, अंतिम संस्कार होते हैं तो 100 की संख्या तय है, 50 की संख्या तय है, 50 की, तो वो पहले ही हम प्रतिबंधित कर चुके हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि आर्थिक गतिविधियां ना रुके, लोगों का काम धंधा बिजनेस व्यापार चलता रहे, नहीं तो गरीब को बहुत भुगतना पड़ता है। लेकिन वो चले कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ, मतलब मास्क लगाए रखें, दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो, उसके साथ आर्थिक गतिविधियां चलती रहे ताकि गरीब की रोजी रोटी भी ठीक ढंग से चलती रहे। मैं रोज कोविड की समीक्षा कर रहा हूं, स्वास्थ्य मंत्री जी भी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी भी लगातार करते हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम फिर जुड़ेंगे। लेकिन मैं आप सभी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं, आपके सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है। आपने पहले भी जी जान से सहयोग किया, उसी के कारण हम कोविड की दूसरी लहर के भयानकता के बाद भी निपट पाए। और आप सबके सहयोग से पंचायत स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ब्लॉक स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सहयोग से हम फिर कोविड को हराएंगे। कोविड हारेगा, मानवता जीतेगी। लेकिन सजग और सतर्क रह के अपना कर्तव्य निभाते हुए हम कोविड को परास्त करें। एक बार फिर मकर संक्रांति की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ बैठक कर रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और इस दौरान उन्होंने कुछ बड़ी बातें और बड़ी घोषणाएं की हैं। स्कूलों में छुट्टी को लेकर उन्होंने कहा है कि 15 से लेकर 30 जनवरी तक छुट्टी रहेगी। किसी भी आयोजन में 250 से ज़्यादा लोगों को अनुमति नहीं होगी। मेले, रैली या कोई भी सभा नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। संक्रमण को देखते हुए 15 जनवरी से 31 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। वैक्सीनेशन को लेकर भी सीएम ने इस बैठक में जानकारी ली है। किसी भी खेल आयोजन में दर्शकों की अनुमति नहीं होगी, ये उन्होंने कहा है। कम वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने फटकार भी लगाई है और 31 जनवरी तक स्कूल बंद की बात यहाँ पर सीएम शिवराज ने कही है। इसके अलावा मेले, रैली या कोई भी सभा का आयोजन नहीं होगा और किसी भी तरह के खेल के आयोजन भी नहीं होंगे। किसी भी आयोजन में 250 से भी ज़्यादा लोगों की अनुमति नहीं होगी। संक्रमण जिस तरीके से बढ़ा है, इसे लेकर बड़ा फैसला
मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। सीएम शिवराज ने बैठक के बाद ये घोषणा की कि 15 जनवरी से 31 जनवरी तक स्कूल, प्रदेश भर के स्कूल बंद रहेंगे। खेल आयोजन को लेकर कहा कि कोई भी आयोजन नहीं होंगे। इसी तरह किसी भी आयोजन में 250 से भी ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं मिलेगी। तो सीएम शिवराज का बड़ा फैसला, स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया गया। 15 जनवरी से 31 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे, जिसके लिए लगातार मांग उठ रही थी। जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा था, कई अभिभावक भी मांग कर रहे थे कि स्कूलों को फिलहाल बंद किया जाए। आखिरकार सरकार ने फैसला लिया है, 15 जनवरी से 31 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। मेले, रैली या कोई भी सभा नहीं होगी और इसके अलावा किसी भी तरह के खेल आयोजन नहीं होंगे। उन्होंने साफ तौर पर बैठक में कहा कि अगर कोई बड़ा हॉल है तो उसमें केवल आधे लोगों को ही कार्यक्रम की अनुमति होगी और ये बड़े आयोजन अब नहीं हो सकेंगे मध्य प्रदेश में। तो इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जुड़े। मेले, रैली या किसी भी तरह के आयोजन पर अगले आदेश तक पाबंदी रहेगी। तो सीएम शिवराज ने बैठक ली है आज और साथ ही निर्देश दिया है कि अब जनवरी तक, मतलब 31 जनवरी तक, 15 जनवरी से 31 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। तो आपको बता दें, आयोजन में 250 से भी ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं मिलेगी। किसी भी तरह के खेल आयोजन नहीं होंगे। ये फैसला लिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। क्राइसिस मैनेजमेंट की यह बैठक थी जिसमें सीएम शिवराज के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जुड़े थे। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर सीधे भोपाल से जुड़ रहे हैं। सुधीर, क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई और जिस बात के लिए लगातार अभिभावक भी मांग कर रहे थे, स्कूलों को बंद लेने का फैसला लिया गया, साथ ही और कुछ आयोजनों पर भी पाबंदी रहेगी, क्या कुछ कहा है सीएम ने? देखिए, बिल्कुल आज एक लंबी चर्चा समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने ली। तकरीबन 2 घंटे तक प्रदेश के सभी जो क्राइसिस मैनेजमेंट की जो कमेटियाँ थी उनसे चर्चा हुई और उसके बाद हर जिले की स्थिति के आधार पर आकलन करने के बाद में कई बड़े फैसले प्रदेश सरकार के द्वारा लिए गए हैं। जो सबसे बड़ा फैसला आज इस पूरी समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया, उसमें मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला है। 15 जनवरी से, यानी कि कल से, और 31 जनवरी तक पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक, यानी कि स्कूल पूरी तरीके से बंद रहेंगे। सरकारी स्कूल और निजी स्कूलों पर यह प्रतिबंध पूरी तरीके से लागू रहेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी खेल आयोजन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने आज समीक्षा बैठक के बाद में ये निर्देश दिए हैं। पहले की तरह नाइट कर्फ्यू लगातार जारी रहेगा। बड़े आयोजनों में 250 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं रहेगी। इसके अलावा राजनीतिक रैलियां अब नहीं की जा सकेंगी मध्य प्रदेश के अंदर। ये भी निर्देश आज मुख्यमंत्री ने दिए हैं। 2 घंटे तक प्रदेश की समीक्षा लगातार मुख्यमंत्री ने की। इसमें सबसे ज्यादा फोकस वैक्सीनेशन को लेकर रहा। लिहाजा जिन जिलों में वैक्सीनेशन का काम अधूरा था, वहां के कलेक्टरों को लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई है। चाहे हम भिंड की बात करें, विदिशा की बात करें, बड़वानी और खरगोन की बात करें, यहाँ पर वैक्सीनेशन 85% से ज्यादा नहीं हुआ था और प्रमाणिक तौर पर जो तथ्य सीएम ने मांगे थे उनको लेकर भी भिंड कलेक्टर पेश नहीं कर पाए थे, जिसके बाद में मुख्यमंत्री ने नाराजगी इन कलेक्टरों पर जताई और इसके अलावा वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। एक और बड़ा फैसला जो मध्य प्रदेश सरकार ने इस पूरी समीक्षा बैठक के दौरान किया है, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए, उसके मुताबिक अब छोटे स्तर तक, यानी कि गांव और जो ब्लॉक स्तर है वहां पर भी आइसोलेशन सेंटर बनाए जाएंगे। एक बड़ा फैसला प्रदेश सरकार का है। आज मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान जो क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी आती उनको इसके लिए निर्देश बनाने के इनको व्यवस्था बनाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जो ठेकेदार लगातार अस्पतालों में व्यवस्था बनाने के लिए जो सप्लाई चेन की भूमिका निभा रहे थे उनसे भी चर्चा करेंगे। इस बात की जानकारी दी है। वैक्सीनेशन को लेकर एक बार फिर से 17 तारीख को मुख्यमंत्री समीक्षा करने वाले हैं। ये जानकारी भी आज मुख्यमंत्री की ने बैठक में दी है। आज की बैठक की अगर बात करें तो कई सुझाव भी सामने निकल कर आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं, वो इस क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में जुड़े थे। उन्होंने अपनी ओर से कई सुझाव दिए। खासकर अगर बात करें तो बड़े आयोजनों को लेकर सुझावों की बात थी, जिस पर प्रदेश सरकार ने बाद में अमल भी किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना की तीसरी लहर में किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी कलेक्टरों की रहेगी और क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटियां अपने स्तर पर जो सुझाव और जो व्यवस्थाएं वो बनाने का काम करें। लिहाजा आज की बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही और उसके बाद में कहना होगा कि जिन कलेक्टरों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी उन पर नाराजगी मुख्यमंत्री ने जताई है। और इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ बड़े प्रतिबंध जो है मध्य प्रदेश
प्रदेश में इस समीक्षा बैठक के बाद में लगाए गए हैं, जिनमें मध्य प्रदेश में पहली क्लास से 12वीं क्लास तक के स्कूलों को पूरी तरीके से बंद करने की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इस बैठक के बाद में कही है। सुधीर, एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है क्योंकि सीएम ने बीच में दोहराया था इस बात को कि आर्थिक गतिविधियां किसी भी तरीके से बाधित नहीं की जाएंगी, बंद नहीं की जाएंगी। तो किस तरीके से संचालन होगा, क्योंकि नाइट कर्फ्यू तो लगातार जारी है। देखिए, शक्ति लोग अपनी स्वेच्छा से बढ़ते हैं, बड़े आयोजन ना हो, खेल आयोजन ना हो, ये मुख्यमंत्री ने कहा है, पर लेकिन आर्थिक गतिविधियां चलती रहें, सरकार की लगातार ये मंशा है। और यही वजह है कि लॉकडाउन या फिर जो कर्फ्यू जैसी जो स्थिति बनती है उसमें सबसे ज़्यादा खामियाजा निचले तबके के लोगों को, जो रोज कमाने वाले लोग हैं, उनको पड़ता है। लिहाजा उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था चलती रहे और संक्रमण की दर ना फैले, सरकार का पूरा फोकस इसी बात को लेकर है। इसीलिए जो जिला स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटियां हैं वो स्थानीय स्तर पर निर्णय लेंगी कि उनके जिलों के अंदर क्या कुछ हालात है, और उसके आधार पर बाजारों को लगाने की बात हो या फिर व्यवस्था जुटाने की बात हो, ये तमाम निर्णय क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटियों के ऊपर मुख्यमंत्री ने छोड़ा है। आज की बैठक में उन कमेटियों के द्वारा जो सुझाव थे उन सुझावों को लिया गया है और जिले की व्यवस्था थी, जिले की जो स्थितियां हैं उनकी समीक्षा की गई है। फिलहाल मध्य प्रदेश के अंदर बड़े प्रतिबंध कम से कम नहीं लगाए जाएंगे स्कूलों को अगर बंद किया गया है। इसके अलावा यह मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है, बाजारों में जो कर्फ्यू की बात है, वीकेंड कर्फ्यू की बात कही जा रही थी, इस पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। प्रदेश सरकार की यह कोशिश है कि स्थितियां नियंत्रण में रहें, क्योंकि आज जो समीक्षा की गई थी उसमें साफ तौर पर यह बताया गया था कि प्रदेश के अंदर जो मरीज हैं, कोरोना के पॉजिटिव जो मरीज हैं, उनमें 95% मरीज जो है होम आइसोलेशन में है। लिहाजा प्रदेश के अंदर कोरोना की संक्रमण की दर भली बढ़ रही हो, पर लेकिन प्रदेश में कोरोना का जो दूसरी लहर के दौरान जो भयावहता दिखाई दी थी वो भयावहता अब कम से कम नजर नहीं आती है। लिहाजा लोग स्वेच्छा से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इस बात को लेकर भी ज्यादा से ज्यादा प्रदेश सरकार का फोकस है। साथ ही साथ वैक्सीनेशन का काम जो मध्य प्रदेश के अंदर चल रहा है, चाहे किशोरों की वैक्सीन की बात हो या फिर बूस्टर डोज लगाने की बात हो, इसमें तेजी लाने के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। पर लेकिन अगर प्रतिबंध की बात करें या नाइट कर्फ्यू की बात करें तो बड़े प्रतिबंध और नाइट कर्फ्यू, माफ कीजिएगा, जो वीकेंड कर्फ्यू है उसकी तरफ प्रदेश सरकार फिलहाल कोई निर्णय नहीं लेने वाली है। आज की इस बैठक के बाद में कम से कम यह बात पूरी तरीके से स्पष्ट हुई है, प्रदेश में जो स्थितियां आगे बनेंगी उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा, यह भी बात मुख्यमंत्री ने कही है। पर लेकिन फिलहाल प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में जरूर नजर आ रही है और 95% लोग अपने घर से ठीक होकर अगर बाहर निकल कर जा रहे हैं तो यह राहत की बात है। आज इस बैठक में समीक्षा बैठक के दौरान यह भी निकल कर आया था। लिहाजा कहना होगा कि स्कूलों में जो बंद करने का निर्णय है, इस निर्णय के अलावा फिलहाल किसी दूसरे तरीके के जो वीकेंड कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन जैसी जो बात थी वो प्रदेश सरकार के स्तर पर तो नहीं की जानी है। आज की समीक्षा बैठक के दौरान ये भी साफ रहा, पर लेकिन कम से कम एक बात पूरी तरीके से स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार का फोकस वैक्सीनेशन के साथ में स्वास्थ्य सुविधाओं को जुटाने पर है। लिहाजा जो क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटियां हैं उनको इस बारे में भी निर्देशित किया गया है कि उनके जिलों के अंदर जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, चाहे वो आइसोलेशन को लेकर हो, अस्पताल में बिस्तरों की संख्या को लेकर हो, ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता को लेकर हो, इसकी सतत निगरानी क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटियां करें। और अगर स्थानीय स्तर पर कोई हालत बिगड़ते हैं तो उसके आधार पर क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी अगर सुझाव देंगी तो प्रदेश सरकार आने वाले समय में कोई बड़ा निर्णय लेगी। इस बात की जानकारी भी इस बैठक के दौरान दी गई है। चलिए, तो कुल मिलाकर एक ऐसा प्रदेश जहां पर लगातार पिछली बार देखा हमने कि वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना है, इस बार कम वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरीके से नाराजगी जताई है, जाहिर सी बात है आने वाले समय में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ सकती है। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर।